हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेहनत होगी जीत होगी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैंने शासन व्यवस्था को स्टार्ट करा है। अब तक मैंने मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था, ढोकलोश्वर शासन व्यवस्था जो कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है, और साथ ही साथ मैंने जो है माझी परगना शासन व्यवस्था जो कि संथाल जनजाति का, उसके बारे में मैंने डिस्कस करा है। आज मैं उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था यानी कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी में एक प्रश्न जो है यहाँ से आने वाले हैं। आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस में जो है 8 नंबर का हमारा शासन व्यवस्था, ये हमारा सिलेबस में दिया हो गया है कि हमारा 8 क्वेश्चन जो है शासन व्यवस्था से रिलेटेड हमारा आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं आज पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में। और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हमारा उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। इससे पहले मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, यदि आप लोग बैच लेना चाहते हैं, हमारे बैचेज भी चल रहे हैं जिसकी फी मात्र जो है 2500 रुपीज रखी गई है, जिसमें आप लोग को पेपर 1 पेपर 2 दोनों कंप्लीट कराया जाएगा। पेपर 2 मैं आप लोगों को यानी कि झारखंड जीएस जो हमारा है उसमें मैं आप लोग को कवर कराने वाली हूँ, और पेपर 1 जो है जो है वो आप लोग को कराएंगे। आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। यदि आप लोग को दिक्कत है तो 2500 रुपया उसको आप हाफ करके इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो कि उरांव जनजाति की है। शासन व्यवस्था को जाति के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए समझते हैं उरांव जनजाति का क्या हमारा झारखंड में इशू रहा है, किस तरीके से इनका झारखंड में विकास हुआ है, या फिर कहाँ पे ये हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, एक खाली स्लाइड हमारा छूट गया है, लेकिन मैं आप लोग को यहीं पे बता देती हूँ। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उरांव जनजाति हमारी है, उरांव जनजाति आप लोग को पता होगा कि भारत की चौथी, ठीक है, भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हम लोगों ने भारत में देखा, पहला भील है, दूसरा गोंड है, तीसरा संथाल है, और चौथा हमारा उरांव है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर झारखंड में हम लोग देखते हैं तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हमारे संथाल है, और उरांव जनजाति जो है ये हमारा 2nd नंबर की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है झारखंड में, जिसका परसेंटेज हम लोग देखते हैं तो 18% लगभग टोटल जनजातियों के योगदान में इसका है। जनजाति हमारा झारखंड में 26% लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार पाई जाती है, जिसमें से 35% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा संथाल ट्राइब का है, 18% जो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ये हमारा उरांव का है। 14% की बात करते हैं 3rd हमारा मुंडा है, 4th की बात करते हैं तो हो है, 5th नंबर पे हमारा खरवार आती है, और 6th नंबर पे हमारा खड़िया जनजाति आती है। ठीक है, तो उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग बेसिक समझ लिए कि ये झारखंड में आखिर किस इलाका में सबसे ज्यादा रहती है। और उरांव जनजाति जो है झारखंड में मेनली हम लोग देखते हैं इनका जो आगमन होता है वो अन्य राज्य यानी कि दक्षिण वाला जो हमारा क्षेत्र है ना, वहीं से इनका आगमन होता है। दक्कन का पठार इनका मूल जो निवास स्थान माना जाता है, दक्कन का पठार माना जाता है इनका मूल स्थान, दक्कन से इनका आगमन होता है। और झारखंड में हम लोग देखते हैं तो झारखंड में जो हमारा पलामू प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल 5 प्रमंडल है हमारा, आप लोग को पता होगा, पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हमारा ये यहाँ पे उरांव जनजाति सबसे ज्यादा रहती है। यदि इसके प्रजातीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये हमारा द्रविड़ कुल की है, प्रजातीय और भाषाई दोनों दृष्टिकोण से द्रविड़ कुल की है। इसलिए आप लोग देखिएगा कि दक्षिण भारत की जो भाषा होती है उसके कुछ वर्ड जो हमारा है ना, ये हमारा उरांव जनजाति के जो भाषा है उनमें देखने को मिलती है। उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुख कहती है, कुड़ुख कहा जाता है, इन लोग स्वयं को कुड़ुख बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया उरांव जनजाति के बारे में। अब इनका जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कितने स्तर की ये शासन व्यवस्था है, कैसे कैसे यहाँ पे जो अधिकारी है, जो भी पोस्ट है वो शासन होता है, क्या कॉन्सेप्ट हमारा रहता है इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग हायरार्की को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, हायरार्की को समझना बहुत जरूरी है। पहले आप लोग हायरार्की को समझ लीजिए किस तरीके से ये हमारा है। तो जितने भी मैंने आप लोग को जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ाया है उसमें ग्राम लेवल पे, ठीक है, ग्राम लेवल पे सबसे निचला स्तर पे एक हमारा होता है
देन उसके ऊपर का एक हायरार्की हमारा होता है, देन उसके ऊपर का मतलब ये जो हमारा उरांव जनजाति है ना, ये भी हमारा 3 टायर है। आप लोग को याद रखना है कि उरांव जनजाति भी हमारा 3 टायर है, जिसमें ग्राम स्तर एक होता है, उसके बाद 7, 12, 21 इतने गांव को लगभग मिला करके हमारा पढ़ा स्तर एक बनाया जाता है। ठीक है, पढ़ा स्तर बनाया जाता है, जिसके हेड को पढ़ा राजा कहा जाता है। ठीक है, इसके हेड को पढ़ा राजा कहा जाता है, और ग्राम स्तर पे जो हेड होता है उसको महतो कहा जाता है, महतो। देन उसके ऊपर का भी एक हमारा हायरार्की है, जो कि पढ़ा दीवान होता है। पढ़ा या फिर पढ़ा दीवान आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था ये हमारी होती है, पढ़ा दीवान। तो ये हमारा 3 टायर ही हो गया। कि मान लीजिए गांव में किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा वगैरह है, संपत्ति से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके का हमारा कोई भी मुद्दा है, ये हमारा ग्राम लेवल पे पहले सॉल्व कराया जाएगा, महतो के पास उस मैटर को भेजा जाएगा। अगर महतो भी इसको हमारा अच्छे तरीके से ये नहीं कर पाता है, अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं दे पाता है, डिसीजन से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, देन उसके ऊपर का जो हमारा हायरार्की है, पढ़ा स्तर, वहां पे भेजा जाता है, जिसके हेड हमारे पढ़ा राजा होते हैं। और पढ़ा स्तर लगभग 7, 12, 21 गांव को मिला करके बनाया जाता है। देन उसके ऊपर का हमारा हायरार्की है पढ़ा दीवान, जो कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सबसे उच्च स्तर पे माना जाता है, जिसको सर्वोच्च न्यायिक संस्था कहा जाता है। मतलब कि लास्ट अपील जो है आप पढ़ा दीवान के पास कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं शासन व्यवस्था को। देखिए, उरांव जनजाति हम लोग देख सकते हैं कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हमारा उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। और हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी शासन व्यवस्था है, इसमें मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था से पूरे तरीके से ये मिलता जुलता है। जैसे कि आप लोग खड़िया भी देखिएगा ना, खड़िया भी मुंडा जनजाति की हमारी उप शाखा है। फिर नागवंशी अभी शासन व्यवस्था आप लोग देखिएगा, तो नागवंशी शासन व्यवस्था भी हमारा ना, ये भी मुंडा जनजाति से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये जो उरांव ट्राइब का हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये हमारा मुंडा ट्राइब से मिलता जुलता है। ठीक है, अब मैंने 3 हायरार्की आप लोग को बताया, तो सबसे पहले गांव के लेवल पे कौन कौन होते हैं हमारा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो गांव का हेड हमारा, यानी कि जो विलेज का हेड होता है, उसको महतो कहा जाता है। विलेज का जो हेड है उसे महतो कहा जाता है। चलिए हम लोग महतो के बारे में पहले जानते हैं, महतो का हमारा आखिर काम क्या है। तो इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक हमारा प्रधान होता है। ठीक है, हर गांव का एक हमारा हेड होता है, जिसको महतो कहा जाता है। ठीक है, हर गांव का एक हमारा हेड होता है, जिसको महतो कहा जाता है। ठीक है, अब ये गांव स्तर के मामलों का ये हमारा निपटारा करता है। ठीक है, गांव के स्तर, मैंने अभी आप लोग को बताया कि गांव लेवल पे जो भी हमारा मैटर वगैरह है, उसको निपटारा कौन करेगा, तो ये हमारा महतो करेगा। ठीक है, अब इस कार्य में गांव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग जो है ना, ये ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कोई भी गांव में झगड़ा हो जाता है जमीन जायदाद को लेकर के, या फिर किसी भी चीज को लेकर के हमारा झगड़ा वगैरह हो जाता है ना, तो इस कार्य में गांव के अनुभवी और जो बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ जुडिशरी दोनों राइट दिया जाता है। अभी जो हम लोगों ने मांझी के बारे में देखा था ना, मांझी जो काम करता है, या फिर मुंडा शासन व्यवस्था में जो मुंडा काम करता है, या फिर खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में जो हमारा गांव का प्रमुख जो महतो होता है, जो वो काम करता है। तो ये सभी लोगों का काम वही है कि गांव के लेवल पे जो भी हमारा मैटर वगैरह होगा, उसको सुलझाने का काम ये हमारा ग्राम लेवल पे ग्राम प्रधान का ही होता है। जैसे कि खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो, उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था में महतो, मुंडा वाला में हमारा जगह मुंडा, संथाल परगना वाला में हो जाएगा हमारा मांझी। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट आप लोग को मैं बताती हूँ मांझी के बारे में। अभी आप लोग कंफ्यूज होइएगा था, जो संथाल जनजाति की हमारी शासन व्यवस्था थी ना, मांझी शासन व्यवस्था। ठीक है, संथाल जनजाति का जो आपने व्यवस्था देखा था, मांझी शासन व्यवस्था, ये आपने देखा था। ठीक है ना, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। तो मांझी शासन व्यवस्था आपने देखा था, उसमें गांव का प्रमुख मांझी होता था। लेकिन आप लोग को मांझी का रोल यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। जो हमारा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, इसमें मांझी का रोल हमारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, मांझी यहाँ पे हमारा योगी के रूप में काम कर रहा है, जो कि महतो का जो भी आदेश है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। मतलब कि ये मैसेंजर के रूप में, यानी कि ये हमारा संदेश वाहक के रूप में ये हमारा काम कर रहा है, मैसेंजर के रूप में ये हमारा काम कर रहा है।
ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और महतो आप लोगों ने देखा होगा कि भले हमारा खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो हमारा गांव का हेड होता है, लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में महतो जो होता है ना, वो पाहन का सहयोगी होता है। तो आपको रिलेट करके पढ़ना होगा, ठीक है। एक जगह मांझी नाम का व्यक्ति जो है संदेशवाहक के रूप में काम कर रहा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। वही हम लोग देख रहे संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था में मांझी हमारा गांव का प्रमुख के रूप में काम कर रहा है। वही महतो का देख रहे हैं तो खड़िया जनजाति और पढ़ा पंचायत में महतो हमारा गांव का हेड है, लेकिन महतो सहयोगी का रूप में काम कहाँ कर रहा है, तो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन का सहयोगी के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे मांझी का रोल क्या है, संदेशवाहक के रूप में मांझी का हमारा रोल है, जो कि गांव में जो भी पंचायत वगैरह है उसको लोगों तक पहुंचाने का ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब उसके ऊपर का हमारा हिरार्की है जिसको पढ़ा या फिर पढ़ा बोला जाता है, पढ़ा या फिर पढ़ा बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए कई गांव, यानी कि अभी मैंने बताया था आप लोग को 5, 7, 11, 21 और 22, 5, 7, 11, 21 और 22 गांव से मिलकर के बनी जो भी पंचायत होती है ना, इसको अंतर ग्रामीण पंचायत कहा जाता है, जिसको पढ़ा कहा जाता है। अभी मैंने आप लोग को बताया था पढ़ा के बारे में कि कई गांव, यानी कि लगभग 5, 7, 11, 21 या 22 गांव को मिला करके जो हमारी पंचायत बनती है, उस अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। और जिसका हेड कौन होता है, इसका हेड हमारा होता है पढ़ा राजा, ठीक है। इसका हेड हमारा होता है पढ़ा राजा, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और पढ़ा का मेन काम क्या है, पढ़ा का मेन काम है 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना, ठीक है। 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना पढ़ा पंचायत का हमारा मेन काम है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग मांझी शासन व्यवस्था में भी कि नीचे हमारा गांव का स्तर हो गया, फिर देश मांझी है, फिर परगना है, फिर दिसुम परगना है। तो इसी प्रकार 5 से 5, 7, 11, 21, 22 गांव को मिला करके पढ़ा बना। और पढ़ा का काम क्या है, अधिक गांव के लोग आपस में झगड़ रहे हैं या फिर कोई भी विवाद हो रहा है, ठीक है, तो उस विवाद को निपटाने का काम हमारा कौन करेगा, तो ये हमारा पढ़ा करेगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ा भी हमारा 3 भागों में बटा होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पढ़ा कितने भागों में बटा होता है, तो पढ़ा हमारा जो है ना 3 भागों में बटा होता है, निम्न, मध्य और उच्च। 3 भागों में पढ़ा हमारा बटा होता है, निम्न, मध्य और उच्च, 3 स्तरों में ये हमारा बटा होता है, ठीक है। अब निम्न या मध्य स्तर, ठीक है, निम्न या मध्य स्तर के पंचायत में अगर फैसला का निपटारा नहीं होता है ना, तब इसको उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। मतलब कि ये पढ़ा है, इसको 3 भाग में बांटा गया, एक सबसे नीचे का हिरार्की, देन उसके ऊपर और देन उसके ऊपर। तो जो 3 हमारा स्तर है, तो इसमें मान लीजिए अगर फैसला का निपटारा नहीं हो पाता है तो फिर उसको उच्च पंचायत में हमारा भेजा जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखना है कि जो पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था है, इसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने आप लोग को बताया भी है कि एकमात्र ऐसी जनजातीय शासन व्यवस्था जो कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की भी सहभागिता होती है। मुंडाओं में मैंने क्या बताया था, मुंडाओं में महिला को भरण पोषण के लिए जमीन दिया जाता है लेकिन उसको बेच नहीं सकती, लेकिन शासन में जो भागीदारी है ये हमारा पढ़ा पंचायत की शासन व्यवस्था में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि मांझी जो है ये हमारा महतो का सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में काम करता है। जो भी पंचायत का जो भी मैटर है उसको गांव में फैलाएगा। ये पढ़ा मैंने बताया 5, 7, 11 और 21 गांव से मिल करके ये हमारा बनता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, पढ़ा पंचायत के बीच में जो भी हमारा 2 या 2 से ज्यादा गांव के बीच में डिस्प्यूट्स होता है तो इसमें हमारा निर्णय कौन देगा, पढ़ा पंचायत देगा। और इसको मैंने बताया कि 3 लेवल में इसको बांटा गया है, लोअर, मिडिल, अपर, 3 लेवल में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। और अगर लोअर और मिडिल लेवल के पंचायत से इसका हैंडल नहीं होता है तो इसको अपर पंचायत में भेजा जाता है। और मैंने बताया कि वुमेन भी जो है इसमें हमारा पार्टिसिपेट करती है। अब उसके ऊपर अभी मैंने बताया आप लोगों को कि गांव के स्तर पे हमारा महत्व हो गया, गांव के लेवल पे। उसके ऊपर का मैंने बताया था 7, 12, 21, 5 ये जो गांव था, पढ़ा जिसको बोले थे, अभी हम लोग देख रहे थे पढ़ा के बारे में। तो पढ़ा का हेड के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग गांव का हेड के बारे में जाने, महत्व के बारे में,
और संदेशवाहक के बारे में जाने कि ये हमारा मांझी था। तो इसी प्रकार पढ़ा राजा, ठीक है, पढ़ा राजा जो कि पढ़ा का हेड है उसके बारे में जानते हैं। देखिए तो ये हमारा पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है, ठीक है, पढ़ा पंचायत का ये हमारा प्रमुख होता है। वैसे मामले जिन गांव के लेवल पे नहीं किया जाता है, ठीक है, जिनका निपटारा गांव के लेवल पे महत्व नहीं कर पाता है उसको पढ़ा राजा को हमारा भेज दिया जाता है। अभी मैंने आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट है कि नीचे हमारा महत्व है, महत्व के ऊपर पढ़ा है, पढ़ा का हेड पढ़ा पंचायत है, पढ़ा राजा है, तो फिर पढ़ा राजा को भेज दिया गया, ठीक है। अब देखिए अब पढ़ा दीवान के बारे में हम लोग देखते हैं। पढ़ा दीवान, तो मैंने बताया था कि 3 हायरार्की है हमारा, स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं, मैंने बताया था ना 3 हायरार्की यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ग्राम, फिर पढ़ा स्तर, फिर पढ़ा दीवान। तो गांव के स्तर पे मामला नहीं हुआ, महत्व नहीं सुलझा पाया, तो पढ़ा के स्तर पे, पढ़ा के पास भी नहीं होगा तो ये हमारा पढ़ा दीवान के पास जाएगा, ठीक है। तो वही मैं बता रही हूँ, जो पढ़ा दीवान होता है ये सर्वोच्च पदधारी होता है, ठीक है, ये हमारा सर्वोच्च पदधारी होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के जैसा ये हमारा काम करता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जैसा, सुप्रीम कोर्ट जैसा ये हमारा काम करता है। ये सभी पढ़ा राजा से, सभी पढ़ा राजाओं से ये हमारा ऊपर होता है और इनके बीच में हमारा समन्वय स्थापित करता है, ठीक है, इनके बीच में ये हमारा समन्वय स्थापित करता है। और मैंने बताया कि पढ़ा राजा अगर कोई मैटर को नहीं सुलझा पाता है तो पढ़ा दीवान को भेज दिया जाता है, ठीक है। और ये हमारा हाईएस्ट इनकम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भांति ये हमारा काम करता है। जो भी अनिर्णित मामला है, जो अनडिसाइडेड मैटर्स है, उसको ये हमारा पढ़ा राजा जो है पढ़ा दीवान के पास भेज देता है। अब पाहन कौन होते हैं? तो पाहन हमारा जो है गांव के स्तर पे होते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आप लोग को और बता दी हूँ, उरांव जनजाति जो तिब्बत से, सॉरी तिब्बत बोल रही हूँ, दक्षिण दक्कन के पठार से जो हमारे तिब्बत से कौन आए थे, मैंने बताया था तिब्बत से हमारा मुंडा जनजाति आई थी। तो उरांव हमारा दक्कन के पठार से आए थे। तो दक्कन के पठार से जब ये हमारा उरांव आए थे ना, तो पहले इन्होंने आकर के जो जंगल वगैरह था, जंगल वगैरह को इन्होंने साफ किया और साफ करने के बाद जो भूमि बना ना, उसको भूइहरी भूमि इन्होंने कहा। क्या कहा? भूइहरी भूमि इन्होंने कहा, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। और इसी प्रकार की भूमि को मुंडा जनजाति क्या कहते थे? तो इसी प्रकार की मुंडा जनजाति इस प्रकार का भूमि को खुटकट्टी खेत या खुटकट्टी भूमि के नाम से जानते थे। तो पाहन भी हमारा गांव के लेवल का अधिकारी है। पाहन का आप लोग को पता ही होगा, ये हमारा रिलीजियस हेड होता है। जितना भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, ये सब हमारा पाहन ही करता है। और आप लोग को याद रखना कि सारा पोस्ट हमारा वंशानुगत है, ठीक है, वंशानुगत ये सब हमारा पोस्ट है, हेरिडेटरी पोस्ट है ये सब, ठीक है, मतलब कि इसका चुनाव नहीं होता है। और मैंने बताया ही था कि ये शादीशुदा व्यक्ति ही पाहन बन सकता है हमारा। और पाहन को जो भूमि दी जाती है उसको पहनई भूमि कहा जाता है, पहनई भूमि। लेकिन मुंडा जनजाति में जो पाहन को भूमि दी जा रही थी उसको क्या बोला जाता था? डाली कटारी भूमि कहा जाता था। और भूत प्रेत को भगाने के लिए जो हमारा पूजा पाठ कराता था, जो हमारा पाहन, उसको कौन सा भूमि दिया जाता था? तो उसको हमारा दिया जाता था भूत खेता। अब पाहन जो है ना, पाहन के कामों में सहायता प्रदान करने के लिए भी हमारा एक पुजार या फिर पनभरा होता है, ठीक है, जो कि पाहन के कामों में सहायता प्रदान करता है। पाहन का असिस्टेंट के रूप में आप लोग समझ सकते हैं पुजार या पनभरा को, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, एक बैगा भी हमारा पोस्ट है, आगे चल करके मैं बताऊंगी कि बैगा हमारा जो है ना, जब पूजा पाठ से लेकर के गांव के बारे में, गांव का प्रशासन हो चाहे पूजा पाठ, सब प्रशासन हमारा बैगा ही देखता था। आगे चल के मैं बताऊंगी। ये हमारा रिलीजियस हेड होता है और रिलीजियस जो रिचुअल्स है, वर्शिप है, फेस्टिवल, मैरिज, ये सब हमारा कंडक्ट करता है पाहन। और मैरिज पर्सन ही, हमारा मैरिड पर्सन ही बन सकता है। इसको पहनई लैंड हमारा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए बैगा हमारा आ गया, बैगा। अब देखिए बैगा को ना वैदा भी कहा जाता है। अब पाहन के हमारे 2 असिस्टेंट है, 1 मिनट, पाहन के हमारे 2 असिस्टेंट है। कौन कौन? तो पाहन के हमारे 2 असिस्टेंट है, एक हमारे है बैगा, ठीक है, एक हमारे है बैगा और एक हमारा है पुजार या फिर पनभरा। 2 असिस्टेंट हमारे पाहन के, आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना, 2 असिस्टेंट हमारे हैं। तो जो बैगा है इसको बैगा भी कहा जाता है, जो कि पाहन के असिस्टेंट के रूप में काम करता है। और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जेपीएससी ने पूछ चुका है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जेपीएससी ने पूछ चुका है कि जब मतलब कि जो ग्रामीण देवता है
उनको शांत करने का काम कौन करता है? जनरली हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण देवताओं की पूजा करके उनको शांत करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा बैगा के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। अब महतो की कार्यभार से पूर्व हम लोग देखते थे बैगा ही गांव का और लौकिक प्रधान हमारा होता था। अभी मैंने जो बताया ना कि जब महतो नहीं आया था, ठीक है, मतलब कि भूइंहरी भूमि जब हमारा बन रहा था, भूइंहर लोग हमारा यहाँ पे आए, उरांव जनजाति जो जमीन को साफ की उसको भूइंहर भूमि कहा गया। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि जब महतो का पोस्ट नहीं बनाया गया था तो उससे पहले जो भी वो लोग भूइंहरी भूमि बनाए थे या फिर भूइंहरी गांव बनाए थे, उसके हेड के रूप में कौन काम करता था? और वो साथ ही गांव का हेड होने के साथ साथ पूजा पाठ रिलीजियस हेड भी हमारा होता था, वो बैगा था, जो कि पुरोहित के रूप में भी काम करता था और साथ ही साथ गांव का जो जिम्मेवारी है वो भी हमारा बैगा के हाथ में ही था। तो देखिए बैगा को हम लोग जो है वैदा के नाम से जानते हैं और ये जो है पाहन को हमारा कोऑपरेट करता है। और मैंने बताया ही आप लोगों को कि ये हमारा जो है ग्रामीण देवताओं को पूजा पाठ करके शांत करता है हमारा, ठीक है। और ये गांव का हेड और लौकिक प्रधान पहले हमारा हुआ करता था। अच्छा एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, उरांव जनजाति जो है ना, ये लोग अपने पंचायत को क्या बोलती है? तो ये लोग अपने पंचायत को पंचोरा कहती है, ठीक है। ये लोग अपने पंचायत को पंचोरा के नाम से जानती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारा संस्था है डाडा पढ़ा। अब डाडा पढ़ा क्या होता है? तो देखिए डाडा पढ़ा जो हमारा होता है ना, ये कई गांवों को मिला करके ये बनाया गया हमारा संगठन है डाडा पढ़ा। कई गांव को मिला करके बनाया जाता है डाडा पढ़ा, ठीक है। और इसमें जो भी पढ़ा है ना, पढ़ा में शामिल जितने हैं तो उन सभी गांव को सदस्य के रूप में अधिकार और दर्जा भी हमारा दिया जाता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि पढ़ा के जितने भी गांव है सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा भी दिया जाता है और इन पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह जो है हमारा इनको प्रदान किया जाता है। तो आप लोग को डाडा पढ़ा सिंपल से पूछा जाएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा क्या है? तो आप लोग को क्या जवाब देना होगा? यह कई गांव को मिला करके बनाया गया संगठन है जिसको डाडा पढ़ा कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी गांव के लोग शामिल होते हैं, पढ़ा गांव के लोग, उनको जो है राइट्स भी दिया जाता है कुछ तरीके का, उनको लाइबिलिटीज भी दिया जाता है, कुछ उन लोगों को पहचान चिन्ह वगैरह भी दिया जाता है। मैंने बताया ही आप लोग को ये मैनी विलेज का हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है और सब विलेज का पढ़ा जो है उसको कुछ अधिकार वगैरह दिए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिया जाता है, राइट्स ड्यूटीज ये सब इनको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ा पंच का आयोजन जो है कब किया जाता है? तो आप लोग को याद रखना है पढ़ा पंच का आयोजन जो है ये हमारा आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आश्विन पूर्णिमा के दिन पढ़ा पंचायत का हमारा पढ़ा पंच का आयोजन किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि संथाल जनजाति का जो हमारा था माघसिम पर्व के अवसर पर अधिकारियों को चयन किया जाता था। अब कुछ अन्य फैक्ट्स को भी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आश्विन पूर्णिमा हो जाएगा। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेर गांव और चौथे को कोतवार गांव, शेष को प्रजा गांव। ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए कोई एक गांव है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक हमारा गांव है, बहुत सारा गांव है यहाँ पे आसपास, ठीक है। तो एक गांव जो हमारा है ना, एक गांव हो गया पढ़ा राजा, इसमें पढ़ा राजा रहेंगे तो उसके गांव को पढ़ा राजा कहा जाएगा। एक में हमारा दीवान रहेंगे, दीवान हमारा मंत्री या सलाहकार के रूप में काम करता है तो दीवान गांव बोलेंगे। एक हमारा पनेर गांव होगा, जो पनेर लोग हमारे वहां के लोग होते हैं उनको पनेर कहा जाता है तो पनेर गांव। चौथा हमारा हो जाएगा कोटवार गांव, कोटवार गांव। और शेष जो हमारा हो जाएगा वो प्रजा गांव हो जाएगा। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि एक हमारा दूध भैया गांव भी यहाँ पे होता है, दूध भैया गांव। तो दूध भैया गांव उसको बोला जाता है ना, मान लीजिए दीवान पनेर इतने जो भी लोग हैं, अगर किसी को एक गांव बहुत पसंद आ जाता है, मतलब उस गांव का मान लीजिए जो सुविधा वगैरह है, फैसिलिटी वगैरह वो काफी अच्छा, वहां पे जल हो गया या फिर रोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब अच्छी सुविधा है, तो सभी लोग छोड़ छोड़ के इसी गांव में शामिल होंगे तो उस गांव को दूध भैया गांव कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है कि पढ़ा में शामिल जो गांव है, पहले गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, ऐसा आप लोग को दे देगा और दे देगा मैच करने के लिए। तो पहला हमारा पढ़ा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, पनेर हो जाएगा।
सॉरी दूसरा हमारा दीवान हो जाएगा 10 से दूसरा, 10 से दीवान। तीसरा हमारा हो जाएगा पनेर, तीसरा पनेर, चौथा कोटवार और बाकी हमारा प्रजागम। तो इस टाइप से आएगा। तो पहला आप लोग को करना होगा पढ़हा, ठीक है, पढ़हा राजगम। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 10 से दूसरा, 10 से दीवान। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा पनेर, पनेर। चौथा हमारा हो जाएगा कोटवार, ठीक है, कोटवार। और पांचवा हमारा हो जाएगा प्रजागम, ठीक है, प्रजागम हमारा पांचवा हो जाएगा। तो ये रहा उरांव जनजाति का। लेकिन मैं कुछ कुछ और फैक्ट आप लोग को बताऊंगी जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये लोग शिकार करते हैं ना, शिकार। तो ये लोग जो फागुन में शिकार करते हैं, तो फागुन में शिकार को फागु सेंद्रा बोलते हैं ये लोग, ठीक है, फागु सेंद्रा, ठीक है। बैसाख में जो ये लोग शिकार करते हैं, तो बैसाख को ये लोग बीसु सेंद्रा बोलते हैं, ठीक है, बीसु सेंद्रा, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। और ये लोग एक हमारा जेठ शिकार भी करते हैं। वर्षा के दिन में एक जो शिकार करते हैं जिसको जेठ शिकार कहा जाता है। और अनौपचारिक शिकार एक हमारा होता है, अनौपचारिक शिकार। तो इसको क्या कहा जाता है? औपचारिक शिकार को दौराहा कहा जाता है, ठीक है, इसको दौराहा कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। और जब मैं उरांव जनजाति के बारे में पढ़ाऊंगी तब आप लोग को इनके देवता को, जैसे कि धर्मेश हमारे इनके देवता है, ठीक है। और बाकी चीजों के बारे में आप लोग को जब उरांव जनजाति पढ़ाऊंगी तब उरांव जनजाति के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगी। और आप लोग को एक एक चीज जानना जरूरी है क्योंकि ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हमारे झारखंड की है। तो यहाँ क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोग को क्लास पसंद आया होगा, ठीक है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप लोग हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपीज मात्र फी रखा गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सभी को नमस्ते।